हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। ये लिख दिया मैंने, मोल कंसेप्ट। और आपको अगर ध्यान होगा, मोल कंसेप्ट एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये दो ऐसे चैप्टर है ना जो आज तक समझ ही नहीं आए, जिनमें आफत आ जाती है, जिनमें पसीने छूट जाते हैं। और ये दो चैप्टर अगर मेरे महारत हासिल हो गए तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो बाकी चैप्टर है ना, वो बिल्कुल इनके सामने कुछ भी नहीं है। इन दो चैप्टर के कंपैरिजन में बाकी के जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो बिल्कुल आसान हैं। यस सर। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक खतरनाक चैप्टर, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से देख। जब तुम सिक्स्थ क्लास में थे तो तुम्हारे टीचर ने तुमको एक चीज पढ़ाई थी सर, यूनिटरी मेथड। वो तुम भूल गए। ठीक है, तो अब मैं तुमको यूनिटरी मेथड पढ़ाऊंगा। और यूनिटरी मेथड तूने जैसे ही पढ़ लिया, जैसे ही तूने यूनिटरी मेथड में कमांड कर ली, वैसे ही तेरा 80% मोल कंसेप्ट में कमांड आ चुकी है। मतलब 80% मोल कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे यार, वो यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। टोटल 6 लेक्चर यहां पर आने वाले हैं मोल कंसेप्ट के, जो हर एक दिन छोड़ के आपके सामने आ जाएगा। यस सर। वो 6 लेक्चर के बाद आप बिल्कुल महारत हासिल कर लोगे मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 लेते हैं। यस सर। तो ध्यान से देख, सबसे पहले यहां पर एक बात करते हैं अपन। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, कैलकुलेशंस इन फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि अपने ऐप में फ्री में मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस इन फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी यार, कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो मुझे पता होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका मास नंबर मुझे पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 का जैसे मास नंबर ये है, एटॉमिक नंबर 30 का जैसे मास नंबर ये है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 का मास नंबर ये है। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनका मास नंबर मुझे आज के बाद पता होना चाहिए। और इनको मैं कैसे ध्यान रखूंगा वो मैंने आपको सिखा रखा है कैलकुलेशंस इन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यस सर। तो अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, और अगर अभी भी याद नहीं है तो एक बार वो देख लेना, या फिर यहां पर मैंने ये टेबल दे रखी है, इनको आप देख लेना। ठीक है सर। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट को, किसी एटम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ध्यान से देख। मान ले ये जो एक्स है ना, ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो नीचे मैं लिखूंगा सर जेड, ऊपर लिखूंगा सर कैपिटल ए। जेड का मतलब होता है सर एटॉमिक नंबर, और कैपिटल ए का मतलब होता है सर मास नंबर। आज के बाद नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। किसी एलिमेंट के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है मतलब वो एटॉमिक नंबर है, खोपड़ी में कोई नंबर लिखा हुआ है यानी वो मास नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सर ऑक्सीजन का एक एटम लिया मैंने। ठीक है सर, नीचे 8, ऊपर 16, यानी 8 क्या है सर एटॉमिक नंबर है, 16 क्या है सर मास नंबर है। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ये। यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बिलो एवरेज लड़का जो है ना, बिलो एवरेज लड़का जिसको कुछ भी नहीं आता, वहां से अपन खेल को स्टार्ट कर रहे हैं। और मोल कंसेप्ट चैप्टर बिलो एवरेज लड़के को भी बिल्कुल महारत तक पहुंचाना है, महारत हासिल हो जाए, इतने लेवल का खेल अपने को मोल कंसेप्ट में खेलना है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई कि कैसे मैं किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं सर चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं एटम होता क्या है। ध्यान से देख, ये लिखा मैंने एटम। सर एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है। यस सर। और न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस सर। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं सर, ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं सर इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसको टोटल मिला के मैं बोलता हूं सर एटम। ये क्या अपना एटम है। ठीक है, तो यहां से एक बात पता लग रही है कि एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो क्या मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकता हूं? यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी यहां पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात चलने वाली है। तो यहां पर अपन चार्ज की बात कर रहे हैं। यस सर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। सर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यस सर। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है सर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यस सर। और न्यूट्रॉन अपना न्यूट्रल होता है, यानी अनचार्ज्ड होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। n से न्यूट्रॉन, n से न्यूट्रल।
P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, यस सर। तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है यार, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसके अंदर होते हैं सर? एटम्स के अंदर होते हैं। एटम मिलके क्या बनाता है सर? मॉलिक्यूल बनाता है, यस सर। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाएंगे और एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, यस सर। अब ध्यान से देख, अगले टॉपिक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, ध्यान से देख। अगर कोई अकेला दिख जाए ना, अगर कोई अकेला दिख जाए तो वो क्या होता है? अपना एटम होता है। जैसे मैंने लिखा सर ऑक्सीजन, तो ये अपना ऑक्सीजन का एटम है। मैंने लिखा सर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का एटम है। मैंने लिखा सर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटम है। मैंने लिखा सर सल्फर, ये सल्फर का एटम है, यस सर। कोई अकेला दिख जाए आज के बाद, वो एटम है, वो एटम है, ठीक है। और एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा तो बना देगा मॉलिक्यूल। क्या बना देगा? मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बोला सर ये O क्या है? सर ये तो एटम है, परंतु ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिला तो ये बन गया सर O2। तो ये अपना क्या सर? मॉलिक्यूल है। ये अपना क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी एक से ज्यादा एटम अगर आज के बाद दिख जाए ना तो उनको अपन क्या बोलेंगे सर? मॉलिक्यूल बोलेंगे, यस सर। जैसे अपना O3 क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे मैं बोलूं N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे मैं बोलूं N2O क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने बोला सर NH3 क्या है? मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने बोला सर H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। यानी एक से ज्यादा एटम दिख जाएं तो उनको बोलना है आज के बाद मॉलिक्यूल, यस सर। तो अकेला दिखेगा एटम बोलूंगा, और एटम मिलके क्या बनाते हैं सर? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख यार, यहां पर ध्यान से देख, ये भी मॉलिक्यूल है, यस सर। ये भी मॉलिक्यूल है, यस सर। ध्यान से देख, क्योंकि यहां पर भी एक से ज्यादा एटम है, यहां पर भी एक से ज्यादा एटम है, यस सर। परंतु ध्यान से एक बात देख यार, यहां पर जो दो एटम है ना, वो दोनों एटम नाइट्रोजन के ही हैं, यस सर। परंतु यहां पर ध्यान से देख, यहां पर 3 एटम है, तो 2 एटम तो नाइट्रोजन के हैं, 2 एटम तो नाइट्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। यानी इसको मैं हेट्रो एटॉमिक बोल सकता हूं क्या? इसको मैं हेट्रो एटॉमिक बोल सकता हूं क्या? क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं, यस सर। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, परंतु ये वाला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और ये वाला है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज के बाद जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। मॉलिक्यूल तो वो है ही, पर उनको अगर मुझे और अच्छे से बताना है तो उनको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। जैसे कि H2O है, इसको मैं कंपाउंड बोलूंगा क्या? यस सर। जैसे NH3 है, इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूं, यस सर। जैसे कि CO2 है, इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूं क्या? यस सर। जैसे कि O2 है, इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, यहां पर तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं। अगर एक ही टाइप के एटम्स होंगे तो इनको मॉलिक्यूल ही बोलना है, इनको बोलते हैं अपन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब जाके मैं उसको कंपाउंड बोल सकता हूं, जब जाके मैं उसको कंपाउंड बोल सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कब एटम बोलूंगा, कब मॉलिक्यूल बोलूंगा और कब कंपाउंड बोलूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देख। हाइड्रोजन सर अकेला है, इसको एटम बोल दूं क्या? यस सर, एटम बोल दो। सर H2, इसको मैं क्या बोलूंगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मॉलिक्यूल ही बोलेंगे। और ये देख ध्यान से, ये मॉलिक्यूल तो है परंतु ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? कंपाउंड बोल सकता हूं। ये लिख दिया मैंने कंपाउंड। सिंपल सा खेल था। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो पूरा चैप्टर इसी तरीके से, इसी फ्लो के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी मोल कंसेप्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यस सर, क्योंकि बिल्कुल बिलो एवरेज लड़के के लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। जिसको कुछ भी नहीं आता, ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ ही नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला एग्जांपल देख। सर ऑक्सीजन अकेला है, एटम बोल दो। सर O2 को मॉलिक्यूल बोल दो। सर CO2 है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसको अपन कंपाउंड बोल सकते हैं क्या? कंपाउंड बोल दिया। यस सर, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं अपन। सर नाइट्रोजन अकेला है, एटम बोल दो। N2 को मॉलिक्यूल बोल दो। NH3 को कंपाउंड बोल दो, क्योंकि ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हर कोई आप में से समझ सकता है। और किसी को अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई उसके लिए हाथ जोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है NH3। NH3
इज NH3 क्या है सर? NH3 एटम है क्या? नहीं सर, एटम तो नहीं है। मॉलिक्यूल है क्या? यस सर, मॉलिक्यूल है। पर मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है सर? ये तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देख, एटम तो नहीं है सर, ये मॉलिक्यूल है क्या? यस सर, मॉलिक्यूल है। और इसको अगर और अच्छे से बोलना है तो कंपाउंड बोलूंगा क्या? यस सर, कंपाउंड बोलोगे तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज निकालना सीख। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज निकालना सीखेंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान से देख, ये कोई मेरे पास एलिमेंट है, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे पता है। ठीक है, अब ध्यान से देख, प्रोटॉन कैसे निकालूंगा? सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोटॉन कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, तो प्रोटॉन निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितना एटॉमिक नंबर दिख जाए उतने ही प्रोटॉन होते हैं। आज के बाद जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, आज के बाद जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। यस सर, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो जैसे ही तूने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तूने बोल दिया कि यहां पर प्रोटॉन कितने हैं सर? 8 हैं। प्रोटॉन कितने हैं सर? 8 हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देख यार, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का तरीका होता है Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज। ध्यान से देख, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल आपको कराता हूं, ये लिखा मैंने ऑक्सीजन 8 16। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा सर ऑक्सीजन 8 16, ये ब्रैकेट बनाया सर, ये खोपड़ी में -2 लगा दिया। ठीक है, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर मुझे क्या निकालना है सर? इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालूंगा? Z कितना है सर? 8 है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस खोपड़ी पे चार्ज। खोपड़ी पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं सर, खोपड़ी पे कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं सर? 8 ही होंगे। यस सर। अब इसकी बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? Z कितना? 8 माइनस खोपड़ी पे चार्ज। खोपड़ी पे चार्ज कितना है सर? -2 है। और माइनस माइनस का कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हूं। तो प्रोटॉन निकालना आ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया। यस सर। अगर कोई तुझसे पूछे कि इसमें प्रोटॉन बता दो, इसमें प्रोटॉन बता दो, तो प्रोटॉन मेरे भाई हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। उसका चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन यहां पर कितने होंगे सर? 8 ही होंगे। मतलब प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगा, चाहे न्यूट्रल एटम ले लो, चाहे चार्ज्ड एटम ले लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालेंगे? ऊपर खोपड़ी में क्या होता है? मास नंबर, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर तू करेगा तो तेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया A माइनस जेड। ए का मतलब होता है मास नंबर, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर आज के बाद अगर मैं करूंगा तो मेरे सामने न्यूट्रॉन आ जाएंगे क्या? यस सर। अब ध्यान से देख, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन की बात करते हैं अपन। न्यूक्लियॉन कुछ भी नहीं होता। हमको एक बात पता है कि बीच में क्या होता है सर? न्यूक्लियस होता है। यस सर। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि न्यूक्लियॉन बता दो, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तुझे निकालना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तुझे निकालना है। प्रोटॉन निकालना आ गया, यस सर। न्यूट्रॉन निकालना आ गया, यस सर। दोनों को प्लस करेगा तो न्यूक्लियॉन तेरे सामने तैयार। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आया कार्बन एटम। कार्बन एटम, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन एटम। तो यहां पर देख, एटॉमिक नंबर कितना है सर? एटॉमिक नंबर 6 है। मास नंबर कितना है सर? 12 है। यस सर। तो हमको यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूक्लियॉन निकालना है एंड नेट चार्ज निकालना है। अब तू एक बात ध्यान से सुन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। और एक प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है सर? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। यस सर। यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो साइन में आ रहा है सर, साइन में आ रहा है सर। ठीक है, यानी अगर किसी एटम में, मान ले तू एक एटम है, ठीक है, यहां पर तेरे पास अगर 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या तू न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? क्या तेरे ऊपर चार्ज न्यूट्रल नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। कॉमन सेंस की बात है। तो आज के बाद इतना ध्यान रखना, अगर किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में
जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वहां पर जो नेट चार्ज होगा कितना होगा सर, जीरो होगा। कितना होगा सर, जीरो होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आया सर कार्बन एटम, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ठीक है। तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है क्या, यस सर। तो प्रोटॉन कितने होंगे सर, 6 होंगे। अब यहां पर देख, ये अपना चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, सर ये तो न्यूट्रल है। खोपड़ी में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं सर, यानी ये न्यूट्रल है ना, यस सर। और अगर ये न्यूट्रल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यस सर। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन अपन कैसे निकालते थे, Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, खोपड़ी पे चार्ज है ही नहीं, तो Z माइनस 0, Z मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है, तो 6 माइनस 0 6 ही आएगा क्या, यस सर, 6 ही आएगा क्या, यस सर। तो तुम बस इतना ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान से देख, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, क्या नेट चार्ज 0 नहीं आएगा, यस सर, नेट चार्ज 0 आएगा। कॉमन सेंस की बात, क्योंकि जितना पॉजिटिव में चार्ज उतना ही नेगेटिव में चार्ज, तो नेट चार्ज 0 ही आना है। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए, 6 आ गए सर। न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो न्यूक्लियॉन कितने हो गए, 12 हो गए सर। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया, यस सर। दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अपन, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने सर, ये न्यूट्रल एटम है, यस सर, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, यस सर। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने आ गए सर, 8 आ गए। यहां पर भी देख, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आ चुके हैं, यस सर। तो ध्यान से देख यार, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन आ रहे हैं क्या, यस सर। जितना पॉजिटिव में चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव में चार्ज होगा, मतलब यस सर, यानी नेट चार्ज 0 होने वाला है। ये लिख दिया मैंने 0, ये लिख दिया मैंने 0, ठीक है। और ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है ना, ये जो एटम है ये तो न्यूट्रल एटम है, तो नेट चार्ज तो 0 ही होने वाला है, यस सर। यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन होने वाले हैं, सॉरी उतने ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, यस सर, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन न्यूक्लियॉन की। न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस सर। प्रोटॉन कितने हैं, 8 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है, तो यहां पर न्यूक्लियॉन कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। पूरा सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आज से पहले कभी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, अभी जब मोल कंसेप्ट की जो रिएक्शन होती है, स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शंस, मोल को कन्वर्ट करना, वो सब में आपको दिक्कत आती थी ना, अब जब आप लेक्चर आगे देखोगे तो पूरा आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी मोल कंसेप्ट की तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देख, नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ठीक है। तो भाई एटॉमिक नंबर अगर 7 है और ये न्यूट्रल एटम है, तो मेरे भाई प्रोटॉन तो 7 ही होंगे, हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी यहां पर 7 होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो एटम है ये न्यूट्रल एटम है सर, यस सर। और अगर मैं न्यूट्रल एटम बोल रहा हूं इसको, तो नेट चार्ज भी 0 होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यस सर। अब मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर 14 माइनस 7 कर दो, सर 7 आ गया, यस सर। न्यूक्लियॉन कैसे निकालूंगा, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7, तो न्यूक्लियॉन कितने हो गए, 14 हो गए। न्यूक्लियॉन कितने हो गए, 14 हो गए। सिंपल सा खेल था, यस सर। ये भी समझ में आ गया, यस सर। ये भी समझ में आ गया, यस सर। ये भी समझ में आ गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, सल्फर एटम, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, ठीक है। और ये अपना न्यूट्रल एटम है, यस सर, यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, यस सर, 16। और प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, यस सर। न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा, सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने आ गए सर, 16 आ गए। न्यूट्रॉन भी कितना आ गए, 16 आ गए। न्यूक्लियॉन निकालूंगा, सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने, 16, न्यूट्रॉन कितने, 16, तो न्यूक्लियॉन कितने आ गए, 32 आ गए। और ये तो तुमको देखने से ही पता लग रहा है कि ये न्यूट्रल एटम है, यानी यहां पर नेट चार्ज कितना होगा सर, 0 होगा। और इससे भी ये बात पता लगा सकते हैं अपन कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव में चार्ज उतना ही पॉजिटिव में चार्ज, तो न्यूट्रल होने वाला है, यस सर। न्यूट्रल होना तो लाजमी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये बात समझ में आ गई। अब अगला एग्जांपल लिया मैंने, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, ठीक है।
तो ये न्यूट्रल एटम है, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने? 1। और प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। यस सर। अगर मुझे यहां पर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन क्या होता है सर? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1, तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने आ गए सर? 0 आ गए। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे न्यूक्लियॉन निकालना है, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होता है सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 1 प्लस न्यूट्रॉन 0, तो न्यूक्लियॉन यहां पर कितने आ रहे हैं सर? 1 आ रहे हैं। और नेट चार्ज कितना होगा सर? जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव में चार्ज उतना ही पॉजिटिव में चार्ज। तो नेट चार्ज क्या 0 नहीं होगा? यस सर, 0 ही होगा। ये एग्जांपल भी समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देख। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। और ये भी कैसा मॉलिक्यूल है सर? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी क्या मैं इसको कंपाउंड बोल सकता हूं? यस सर, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से देख। इसमें तेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने, प्रोटॉन निकालने, न्यूट्रॉन निकालने, न्यूक्लियॉन निकालने और नेट चार्ज निकालना है। तो ध्यान से देख यार, क्या यहाँ पर खोपड़ी में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? +2, +3, -1, -2 कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यस सर, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, इसको तोड़ के लिखते हैं। इसको तोड़ के लिखते हैं, तोड़ के। तो इसमें एक कार्बन का एटम है और 2 इसमें ऑक्सीजन के एटम है। यस सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। 8 मास नंबर 16। ठीक है, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल था वहां पर मैंने जो एटम्स थे ना उसमें, उन एटम्स को तोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है और ये अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यस सर, तो जितने एटॉमिक नंबर होंगे उनको कैलकुलेट कर लूंगा, वो ही मेरा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वहां पर कितने परसेंट है। ठीक है, तो 6 + 8 मुझे करना पड़ेगा। तो 8 और 8 कितना होता है सर? 16 होता है। और 16 और 6 कितना होता है? 22 होता है ना? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 22 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे एक बात पता लग गई यार, कि जो प्रोटॉन हम निकालते हैं वो तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, यानी प्रोटॉन तो 22 ही आएंगे। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहां पर मैं न्यूट्रॉन अगर निकालूं तो 12 - 6 कितना हो गया? 6 हो गया। यहां पर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो 16 - 8 कितना हो गया? 8 हो गया। यहां पर मैं न्यूट्रॉन निकालूं तो 16 - 8 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इनको अगर कैलकुलेट कर लेगा तू तो तेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद भी कितना आ रहा है सर? 22 ही तो आ रहा है। तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 22 हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? जितना नेगेटिव में चार्ज उतना ही पॉजिटिव में चार्ज। तो क्या नेट चार्ज 0 आना लाजमी नहीं था? यस सर, वो तो लाजमी था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमको निकालना है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 22। न्यूट्रॉन कितने हैं? 22। तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने हो गए? 44 हो गए सर। 44 हो गए। यस सर, तो ये एग्जांपल भी तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NH3 मॉलिक्यूल यानी एमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मॉलिक्यूल को ना एटम के फॉर्म में तोड़ देता हूँ। इनके अलग अलग एटम्स मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 सर हाइड्रोजन के एटम है। और ये अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नेट चार्ज तो कितना होगा सर? 0 होगा। यस सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। इनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा क्या? तो एटॉमिक नंबर कितना? 7, 8, 9, 10। तो मैंने लिख दिया सर 10। तो प्रोटॉन भी 10। न्यूट्रॉन निकाल। यहां पर न्यूट्रॉन कितने? 7 न्यूट्रॉन। 14 - 7 करूंगा तो 7 ही तो आएगा। यस सर। यहां पर 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 7 हैं। 7 हैं सर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। अब न्यूक्लियॉन निकालने हैं। न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं अपन? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर? 10 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 7 हैं। तो 17 तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन आ चुके हैं। यस सर, ये एग्जाम्पल भी तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल आया सर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। इनको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं। तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। यस सर। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। यस सर। तो अगर मैं इनको कैलकुलेट कर लूंगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे 8, 9 और 1 10। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉरी। तो जितना
एटॉमिक नंबर का सम होगा उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आने वाले हैं। यस सर, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी आने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यस सर, और अगर मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसको बोल रहा हूँ तो नेट चार्ज कितना होगा सर, 0 होगा। यहाँ से भी पता लग रहा है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितना नेगेटिव में चार्ज उतना ही पॉजिटिव में चार्ज, तो नेट चार्ज तो 0 ही होगा। कॉमन सेंस की बात है। अब न्यूट्रॉन तुझे निकालने हैं, तो अगर इस हाइड्रोजन के एटम पे निकालेगा तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 16 - 8 8 आ गया। यानी न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं सर, 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं सर, 8 आ रहे हैं। यस सर। अब निकालना है तेरे को न्यूक्लियन। न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर, 10 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं सर, 8 हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 18। न्यूक्लियन निकाल दिया मैंने 18। सिंपल सा खेल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्साइड आयन, यानी ऑक्सीजन की खोपड़ी में -2 चार्ज, ऑक्सीजन एटम की खोपड़ी में -2 चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ऑक्सीजन का एटम लिखा, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, मास नंबर कितना होता है सर, 16 होता है। ये मैंने ब्रैकेट रखा। यस सर, खोपड़ी के ऊपर चार्ज कितना है सर, -2 चार्ज है। यस सर, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, तो प्रोटॉन तो 8 ही होगा। प्रोटॉन का चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है। पर अब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, खोपड़ी पे चार्ज कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब Z+2 करना पड़ेगा। Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, 8+2 करना पड़ेगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यस सर। अब ध्यान से देख यार, क्या जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है क्या, नहीं सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। क्या यहां पर नेट चार्ज 0 होगा क्या, नहीं सर, यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी सर मास नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, यानी 16 - 8 करना पड़ेगा, 8 ही यहां पर न्यूट्रॉन आ गए। और न्यूक्लियन कैसे अपन निकालते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर, 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं सर, 8 हैं, तो न्यूक्लियन कितने हो गए सर, 16 हो गए। अब पूरी कहानी फंस चुकी है सर नेट चार्ज में। नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देख यार, प्रोटॉन कितने हैं सर, 8 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 10 हैं। तो ध्यान से देख, प्रोटॉन कितने हैं सर, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 10 हैं। ठीक है, 10 को मैं क्या 8+2 भी लिख सकता हूं क्या, 10 को मैं 8+2 भी लिख सकता हूं क्या, यस सर। यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन थे ना और जो 8 प्रोटॉन थे, इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। यानी यहां पर जो चार्ज आ रहा होगा ना वो किसके कारण आ रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा होगा। यस सर, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन तो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन का था ना, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सा खेल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, और अगर इतनी झंझट में पढ़ना भी नहीं है, इतनी झंझट में अगर पढ़ना ही नहीं है तो तुम्हें कुछ ही नहीं करना, ये जो ऊपर खोपड़ी में दिख जाए ना, जैसे दिख गया तेरे को -2, तो उसके आगे कर देना मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आज के बाद कहानी तैयार। तो -2 × 1.6 करेगा तो -3.2 आ जाएगा। यस सर, तो वही आ गया जो हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ में आ गई। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, खोपड़ी में चार्ज दिख जाए, जैसे -2 दिख गया तो उसके आगे मल्टीप्लाई कर देना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। ठीक है सर, तो तुम्हारा नेट चार्ज आ जाएगा, तुम्हारा नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया, ऑक्साइड आयन वाला, यस सर समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम आयन की। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन यानी एल्यूमिनियम की खोपड़ी में +3 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये मैंने एल्यूमिनियम एटम लिखा, एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्यूमिनियम का, 13 होता है, और मास नंबर कितना होता है सर, 27 होता है। यस सर, और ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, खोपड़ी में चार्ज कितना है सर, +3 है, +3 है। ठीक है सर, एक बात मुझे पता है, जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी जितने प्रोटॉन मुझे निकालने हैं तो वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज। चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है प्रोटॉन को। यानी एटॉमिक नंबर 13 दिख गया तो प्रोटॉन कितने होंगे सर, 13 ही होंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा, Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, खोपड़ी पे चार्ज कितना है, +3 है, प्लस माइनस का माइनस ही होगा, तो Z -3 करना पड़ेगा, मतलब
जेड मतलब एटॉमिक नंबर 13 -3 करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर? 10 आ गए। सिंपल सा खेल था। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब न्यूट्रॉन मुझे निकालना है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर? मास नंबर 27 माइनस एटॉमिक नंबर 13, तो ये कितना हो गया सर? 14 हो गया। 14 हो गया, ठीक है, क्योंकि 13 दूनी 26 और 1 27 यानी 14, ठीक है सर। अब न्यूक्लियन निकालना है। न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर? 13 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 14, तो ये कितना हो गया सर? 27 हो गया। 27 हो गया। अब तो ध्यान से एक बात देख सकता है यार, न्यूक्लियन कितना आ रहा है सर? यहां पर 27 आ रहा है, ठीक है सर, और 27 तो मास नंबर भी था, ठीक है। यहां पर देख न्यूक्लियन सर 16 आ रहा है, 16 तो मास नंबर भी था, ठीक है। न्यूक्लियन सर 18 आ रहा है, 18 तो मास नंबर का सम भी था, यस सर। न्यूक्लियन सर 1 आ रहा है, 1 तो मास नंबर भी था। न्यूक्लियन 16 आ रहा है, न्यूक्लियन 16 आ रहा है, और सॉरी ये तो न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियन 32 आ रहा है, 32 तो मास नंबर भी था। न्यूक्लियन 14 आ रहा है, 14 तो मास नंबर भी था। तो आज के बाद न्यूक्लियन किसके बराबर होता है? मास नंबर के बराबर होता है। इतनी बात तैयार, यस सर। तो यहां पर मैं स्टार मार्क लगा के लिख लेता हूं कि आज के बाद न्यूक्लियन इक्वल टू मास नंबर। आज के बाद न्यूक्लियन इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर, बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब मास नंबर देखा मतलब उतने ही क्या होंगे सर? न्यूक्लियन होंगे। क्या होंगे? न्यूक्लियन होंगे, ठीक है। नेट चार्ज, नेट चार्ज अब ध्यान से देख यार, मैंने आपको बताया था खोपड़ी में जो दिख जाए ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तुम्हारे पास नेट चार्ज तैयार। तो +3 दिख गया मुझे, तो +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैंने कर दिया। ये तेरा नेट चार्ज आ चुका है, नेट चार्ज आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। सर मुझे +1 दिखा, मैंने बोला +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरे को सर -2 दिख गया, मैंने बोला सर -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पर नेट चार्ज होगा। मुझे +1 दिख गया, मैंने बोला सर +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मुझे सर -3 दिख गया, मैंने बोला सर -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गई बात? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में नेट चार्ज निकालना आसान। यस सर आ गया, यस सर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना सोडियम आयन है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। मास नंबर कितना होता है? 23 होता है, 23 होता है, ठीक है। तो देख खोपड़ी में चार्ज कितना है? +1 है, ठीक है। तो मैंने लिखा सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज। खोपड़ी पे चार्ज कितना है? +1 है, मतलब Z -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो Z कितना है सर? 11 है, तो 11 -1 यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ। तो प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, यस सर। अब मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूँ। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 23 माइनस 11, तो ये कितना हो गया तेरा? 12 हो गया, ठीक है सर। आगे बात करते हैं न्यूक्लियन। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, न्यूक्लियन तो मास नंबर के बराबर होता है, यानी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 23, डायरेक्टली लिख लेता हूँ 23, यस सर। बिल्कुल आसान खेल, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, और इसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, और 6 लेक्चर्स में पूरा मोल कंसेप्ट तैयार, पूरा मोल कंसेप्ट तैयार, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, कार्बोनेट आयन। तो यहां पर एक कार्बन का एटम है और 3 यहां पर ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो 8 16 8 16, ठीक है। खोपड़ी में चार्ज कितना है? -2 है, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। तो 8 और 8 16 और 8 24 और 6 30, यानी यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे? 30 होंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज। खोपड़ी पे चार्ज कितना है? -2, मतलब Z -2, और माइनस माइनस का प्लस होता है, मतलब Z +2। Z कितना आ गया? 30, और 30 + 2 32, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कार्बन एटम के लिए अगर तू निकाले 12 - 6 तो 6 आएगा। यहाँ पर इसके लिए निकाले तो 16 - 8 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा, यानी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब मैं न्यूक्लियन की बात करता हूँ, न्यूक्लियन की बात करता हूँ, यस सर।
न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर? 32 है सॉरी, और न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 30 हैं। तो ये कितना हो गया सर? 60 हो गया। तो 60 यहां पर क्या आ चुके हैं? न्यूक्लियन आ चुके हैं। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी, न्यूक्लियन को अपन डायरेक्टली मास नंबर से भी निकाल सकते हैं। यस सर। तो अगर तुम इनको कैलकुलेट करोगे ना, इनको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वापस से तुम्हारे सामने 60 ही आएगा, 60 ही आएगा। यस सर। आगे बात करते हैं अपन एमोनियम आयन। ठीक है, तो यहां पर एक नाइट्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम है, और खोपड़ी में चार्ज कितना है? +1 दे रखा है। यस सर। तो सबसे पहले अपन प्रोटॉन निकाल लेते हैं। उनसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, मास नंबर 14, और हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1 1 1 1 1 1 1। तो ध्यान से देख, एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर, 7 8 9 10 11, यानी प्रोटॉन तो कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, उसका चार्ज से कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है सर। तो प्रोटॉन तो 11 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे सर? Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, खोपड़ी पे चार्ज कितना है? +1, यानी Z -1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। यस सर। तो Z -1 मैंने किया। Z कितना है सर? 11 है, 11 - 1 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया सर? इलेक्ट्रॉन 10 आ चुके हैं। प्रोटॉन कितने आ चुके हैं? 11 आ चुके हैं। यस सर। न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होंगे? 14 - 7 करूंगा तो 7 आ जाएगा, और हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया 7। ठीक है। अब न्यूक्लियन की बात करता हूं मैं। तो न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने निकाले? 11 निकाले। न्यूट्रॉन कितने निकाले? 7 निकाले। तो न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे सर? 17 हो जाएंगे क्या? यस सर। सिंपल सा खेल है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, मास नंबर कितना होता है? 14। ब्रैकेट लगाया मैंने, खोपड़ी में लगा दिया -3, तो एटॉमिक नंबर के बराबर हमेशा प्रोटॉन होने वाले हैं, 7 लिख दिया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? Z माइनस खोपड़ी पे चार्ज, तो मतलब Z -3, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो Z +3 करना पड़ेगा, यानी 7 + 3 करना पड़ेगा, यानी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? यस सर। 7 प्रोटॉन प्रेजेंट है क्या? यस सर। न्यूट्रॉन की अगर बात करूं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7, तो 7 घटा 14 से तो 7 ही आ जाएगा। ये तेरे पास न्यूट्रॉन आ गए। न्यूक्लियन कैसे निकालूंगा? सर जितना मास नंबर होता है उतने ही न्यूक्लियन होते हैं, डायरेक्टली 14 लिख दिया। यस सर। तो ये एग्जांपल भी तैयार। आगे बढ़ते हैं अपन। CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है। तो एक यहां पर कार्बन का एटम है और 4 यहां पर हाइड्रोजन के एटम है, 4 यहां पर हाइड्रोजन के एटम है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इनका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ठीक है। तो जितने एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होंगे क्या? तो प्रोटॉन कितने हो गए? 6 7 8 9 10। ठीक है। और ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी। यस सर। न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12 - 6 तो 6 हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन एटम में तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1, और 1 - 1 करेगा तो 0 ही आएगा। न्यूक्लियन निकाल, न्यूक्लियन निकाल। तो न्यूक्लियन कैसे निकालूंगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं सर? 10 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, तो न्यूक्लियन आ गए सर 16। अब ये देख, न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है क्या? जितना नेगेटिव में चार्ज उतना ही पॉजिटिव में चार्ज होगा क्या? यस सर। तो नेट चार्ज 0 होगा क्या? यस सर। अब बात करते हैं P2O5 की, P2O5 की। ठीक है। तो ये लिखा मैंने फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर होता है 15, मास नंबर होता है 31। यस सर। दोबारा लिखा मैंने फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, और 5 यहां पर ऑक्सीजन के एटम है, 5 यहां पर ऑक्सीजन के एटम है। 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16। यस सर। तो ध्यान से देख यार, क्या यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या ये? यस सर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या? यस सर। तो यहां पर नेट चार्ज कितना होगा सर? 0 होगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे क्या? यस सर। अभी अपन निकालेंगे तो दिख जाएगा अपने को। तो ध्यान से देख यार, सबसे पहले अपन एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो प्रोटॉन होंगे क्या? यस सर। तो 15 और 15 30 हो गया। ठीक है। पहले मैं इनको कर लेता हूं। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 30, और ये 38। ठीक है। 38 और ये 30 68, कितना हो गया? 68 हो गया। तो प्रोटॉन कितने हैं सर? 68 है।
तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 68 होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। यस सर। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर देख न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 न्यूट्रॉन है। 31 माइनस 15 करेगा 16 आएगा। यहाँ पर भी कितने न्यूट्रॉन है, 16 न्यूट्रॉन है सर। यहाँ पर कितने 8 है, तो 8, यहाँ पर भी 8 होंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। इनको तो अगर कैलकुलेट कर लेगा तो तेरे सामने क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लेगा तो तेरे सामने न्यूक्लियॉन आ जाएंगे। यस सर। तो इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, प्रोटॉन निकालना सीख लिया, न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, न्यूक्लियॉन निकालना सीख लिया और टोटल नेट चार्ज निकालना सीख लिया। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से बिलो एवरेज लड़का ये पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकता है और इसी फ्रीक्वेंसी, इसी फ्लो के साथ पूरा अपना मोल कंसेप्ट का चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आया सर एटोमिसिटी। आगे अपन जब बढ़ेंगे ना, लेक्चर नंबर 2 में जब जाएंगे, वहां पर एक टर्म आएगा एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी मुझे पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, वो ही क्या हो गया, एटोमिसिटी हो गया। किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वही क्या हो गया सर, एटोमिसिटी हो गया। जैसे मैंने बोला H2, सर यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यानी यहां पर टोटल 2 एटम प्रेजेंट है, एटोमिसिटी हो गया सर 2। यहां पर 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, एटोमिसिटी हो गया 3। कितने एटम्स प्रेजेंट है टोटल, वही एटोमिसिटी होता है, वही एटोमिसिटी होता है। यहां पर देख 1 नाइट्रोजन का एटम, 3 हाइड्रोजन के एटम, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम प्रेजेंट है। यहां पर टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। यहां पर देख 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है, 1 सल्फर का एटम प्रेजेंट है और 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो 4 और 1 5 और 6 7, तो टोटल यहां पर 7 एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी यहां पर एटोमिसिटी कितनी हो गई, 7 हो गई। इसकी बात करें अपन तो 1 सल्फर का एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल यहां पर एटम्स कितने प्रेजेंट है, 5 एटम्स प्रेजेंट है। इसी को अपन एटोमिसिटी बोलते हैं। यस सर। इसकी बात अगर अपन करें, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो 1 नाइट्रोजन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, तो टोटल यहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 5 एटम्स प्रेजेंट है। और कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में या किसी चार्ज्ड आयन में, वही क्या हो गया, अपना एटोमिसिटी हो गया। ठीक है। तो यहां पर देख कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है फॉस्फोरस के, तो एटोमिसिटी 4 हो गई। यहां पर एटोमिसिटी 8 हो गई। यहां पर एटोमिसिटी कितनी हो गई, 6 + 12 कितना हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12 और 12 + 12 कितना हो गया, 24। यानी यहां पर एटोमिसिटी 24 हो चुकी है। इसकी बात अगर अपन करें 1 और 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 एटम्स प्रेजेंट है, यहां पर 8 एटम्स प्रेजेंट है, यानी यहां पर एटोमिसिटी कितनी हो चुकी है, 8 एटोमिसिटी हो चुकी है। यस सर। तो आज के बाद आगे जब लेक्चर में अपन बढ़ेंगे, मैं कभी आपको बोलूंगा कि यहां पर एटोमिसिटी बता, तो देखते ही एटोमिसिटी बता दोगे क्या। यस सर। जैसे मैं बोलूंगा सर NH3 में एटोमिसिटी बता दे, तो तूने डायरेक्टली बोल देना कि 4 होगी। यस सर। ठीक है, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट एक ही बात होती है। यस सर। इनको निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा मैंने CO2। तो CO2 में 3 एटम्स हैं, 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है सर। ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, मास नंबर 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। ठीक है। तो तुमको इनको कैलकुलेट करना है। ये जो मास नंबर है ना, इनको तू कैलकुलेट कर दे, तो 44 आ जाएगा। उसके पीछे U लगा दे, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मतलब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 44 U हो गया। ये U क्या है सर, इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बात समझ में आपको आनी चाहिए कि 1 AMU में होते हैं 1.6 × 10⁻24 ग्राम। यस सर। यानी इसको, ये जो 44 आया था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 × 10⁻24 से, तो ये आंसर तेरा ग्राम में आ जाएगा। यस सर। बात समझ में आ रही है। ठीक है। मतलब तेरे को कुछ नहीं करना, मास नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। NH3 की बात करूं तो ये लिखा मैंने, 1 नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। यस सर। एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। इनको कैलकुलेट कर दो, ये तेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया एटॉमिक मास यूनिट में। यस सर। तो 14, 15, 16, 17, ये लिख दिया मैंने 17 U। U का मतलब
एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली तुम इसका भी निकाल सकते हो, 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 इसका भी निकाल सकते हो। सिमिलरली जैसे मैं NaOH की बात करूं तो ये लिखा मैंने सर NaO एंड H। अब ये जो सोडियम है उसको Na बोलते हैं अपन, ऐसे मत कर देना सर NaOH। एटोमिसिटी बता दो सर, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। अरे मेरे भाई ये कोई एटम थोड़ी प्रेजेंट है यार, ये Na को साथ में लिखते हैं अपन, ये एक एटम है यार, सोडियम बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ऐसा खेल मत कर देना। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना तो तुम्हें पता ही होगा यार। ठीक है, तो ध्यान से देख, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, और हाइड्रोजन को तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। तो इनको अगर तू कैलकुलेट कर लेगा तो तेरे सामने क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट में। कितना हो गया सर, 23 प्लस 16 कितना हो गया, 39 हो गया, और एक और ऐड करेगा तो 40 हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने 40U। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इसकी बात अगर मैं करूँ तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने। ठीक है, एक सल्फर का एटम है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। 4 ऑक्सीजन के एटम है, यस सर, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम 8 16 इंटू 4 कर दे, यानी तेरे को 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर, प्लस 32 प्लस 2, तो कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा सर, 98 आएगा, 98 आएगा। ठीक है, तो तेरे को ना इनका ध्यान भी होना चाहिए, बार बार थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो नेम है ना ये बार बार आपके क्वेश्चंस में आते रहेंगे। तो यहाँ पर तुम उनको ध्यान रखना कि NaOH का कितना होता है सर, 40 होता है, H2SO4 का यानी सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है सर, 98 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है सर, 180 होता है, HCl का कितना होता है सर, 36.5 होता है। कैसे आया, तो ध्यान से देख, हाइड्रोजन को मास नंबर 1 और क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 36.5 आ जाएगा। सर ये कैसे याद करना है, अरे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही तो बताया था आपको। जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है, क्लोरीन क्या है भाई, ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन का मास नंबर कितना है, 35.5 है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो 35.5 प्लस 1 तो 36.5 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया सर, यस सर। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख लिया क्या, यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन एटम। तो ये लिखा मैंने ब्रोमीन, यस सर। एटॉमिक नंबर कितना है सर, 35 दे रखा है, मास नंबर कितना है सर, 80 दे रखा है, यस सर। तो ये न्यूट्रल है क्या, यस सर, ये न्यूट्रल है, मतलब जितने यहाँ पर प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, यस सर। तो प्रोटॉन भी 35, इलेक्ट्रॉन भी 35, यस सर, प्रोटॉन भी 35, इलेक्ट्रॉन भी 35। और अब तेरे को निकालना है सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 80 है, एटॉमिक नंबर 35 है, तो यहां पर आ जाएगा तेरा 45। सिंपल सा खेलता यार, सिंपल सा खेलता, तो आसानी से अपन निकाल सकते हैं क्या, यस सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख, ये भी आपका NCERT का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना कि कोई एक स्पीसीज है, मान ले कोई एक एलिमेंट है, ये लिखा मैंने कोई एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है, अभी इन्होंने बता नहीं रखा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 16 हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 16 हैं। अब ध्यान से देख, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है क्या, नहीं सर, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हैं तो यहां पर तेरे को -2 लगाना पड़ेगा ना, -2 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू 2, तो यहां पर तेरे को -2 करना पड़ेगा। तभी तो मैंने आपको बताया था टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, -2 इंटू यहां पर मैं लगाऊंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी ये जो भी एलिमेंट रहा होगा उसकी खोपड़ी में -2 चार्ज लगाना लाजमी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन तेरे 18 आएंगे। ध्यान से देख, प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर यहां से पता लग गया कितना होगा सर, 16 होगा। और एक बात मुझे पता है, न्यूट्रॉन को अपन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, यस सर। एटॉमिक नंबर मुझे पता लग गया 16 है, तो A माइनस 16 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16 प्लस 16, मतलब A इक्वल टू 32।
यानी जो मास नंबर है वो कितना आ गया सर, 32 आ गया। यस सर, तो ये तुम्हारे पास सिंबल तुमने बना दिया इसका। और अगर इसका एटॉमिक नंबर 16 है तो तू खुद से सोच क्या ये सल्फर की बात नहीं चल रही? तो मैंने लिख दिया सर सल्फर एटॉमिक नंबर 16 मास नंबर 32, ये बना दिया ब्रैकेट और ये लगा दिया खोपड़ी में -2 चार्ज, ये लगा दिया खोपड़ी में -2 चार्ज। अब चल इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन 18 ही आ रहे हैं? यहाँ पर ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? Z माइनस खोपड़ी में चार्ज कितना है? -2 है। यस सर, तो Z कितना है सर? 16 माइनस माइनस का प्लस, तो ये तुम्हारा आ गया 18। यस सर, यानी जो ये मैंने सिंबल बना रखा है क्या ये सही है क्या? यस सर, जो खोपड़ी में मैंने -2 चार्ज लगाया क्या वो सही है क्या? यस सर, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस चेक भी करा दिया और यही हमको बताना था, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में पूछा जाएगा आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अब निकालेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर। एनसीईआरटी अगर तुम खोलोगे मोल कंसेप्ट चैप्टर की तो स्टार्टिंग में ना तुमको सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक दिख जाएगा, वहां पर उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर बकायदा निकालना सिखा रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमको निकालना आना चाहिए क्या? यस सर, और टीचर पढ़ाते नहीं है इसको। अगर मैं एलएन की बात भी करूं ना, एलएन में भी नहीं पढ़ाया जाता ये सब, ठीक है, परंतु एनसीईआरटी में दे रखा है तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं यार। नीट में तो क्वेश्चन नहीं आया पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। यस सर, तो ध्यान से देख, बिल्कुल आसान है। कैसे अपन निकालेंगे? यहाँ पर कुछ रूल्स अपने को पता होना चाहिए, तो पहला रूल अपने सामने आता है, सारे नॉन जीरो वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए ना, उनको मुझे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। यस सर, तो ध्यान से देख, पहला रूल समझ में आ गया क्या? सारे नॉन जीरो वैल्यूज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यस सर, तो यहां पर कोई जीरो आ रहा है क्या? नहीं सर, यानी यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए सर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 और 1 2। ठीक है सर, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3। यहां पर कितना हो गया? 1 हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर जीरो आ गया तो जीरो की कहानी अपने को आगे समझ में आएगी, परंतु अगर नंबर जीरो के अलावा है ना तो वो तो कभी भी, मतलब वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज है ना, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करूंगा तो उनको हमेशा कैलकुलेट करने वाला हूं, अगर वो जीरो नहीं है तो। मतलब कहने का मतलब ये है ना, तात्पर्य ये है कि जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी संख्या है, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। यस सर, ठीक है, मतलब पूरा जो खेल है, जो मसला है ना, वो जीरो में फंस गया। अब ध्यान से देख यार, जीरो को अपन कब कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में और कब कैलकुलेट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ध्यान से देख। तो पहला रूल तो तैयार कि अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो उसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करूंगा। यस सर, अब दूसरा रूल देख, लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। आज के बाद अगर जीरो लेफ्ट साइड है ना, उनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं करना। और ये जो रूल है ये हमेशा लागू होगा, कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। यस सर, यानी ये जो 3 जीरो दिख गए आगे से, इनको कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 2 आएंगे, ये लिख दिया 2, ये 2 आएंगे, ये लिख दिया 2, ये 2 आएंगे, ये लिख दिया 2, ये 1 आएगा, ये लिख दिया 1, ये 2 आएंगे, ये लिख दिया 2। बात समझ में आ गई? यस सर, यानी जो लेफ्ट वाले जीरो होते हैं आज के बाद वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, मतलब इतनी बात समझ में आ गई कि जो लेफ्ट वाले जीरो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। यस सर, अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं अपन। जो राइट वाले जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। मतलब लेफ्ट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है और राइट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। परंतु जब हमने लेफ्ट वाले जीरो की बात करी थी, यहां पर ये 100% फॉलो हो रहा था, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। परंतु जब मैं बोल रहा हूं राइट वाले जीरो की कहानी सुना रहा हूं आपको, जब मैं बोल रहा हूं कि राइट वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, परंतु यहां पर 2 एक्सेप्शन है। अगर पॉइंट दिख जाए, पॉइंट मतलब डेसिमल दिख जाए, तो राइट वाले जीरो काउंट करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो डिजिट है ना उसके पीछे यूनिट लिखी हुई, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फोर्स की यूनिट न्यूटन,
कुछ भी लिखा हुआ है, अगर पीछे यूनिट लिखी हुई है ना, तो जो राइट वाले जीरो होते हैं ना वो भी काउंट किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कब किए जाएंगे राइट वाले जीरो? दो ही केस में किए जाएंगे, अगर डिजिट में पॉइंट दिख जाए तो, दूसरी बात पीछे से यूनिट दिख जाए तो। यस सर। तो अगर पीछे से यूनिट दिख जाए तो राइट वाले जीरो भी काउंट करूंगा, और पूरी डिजिट में कहीं पे पॉइंट दिख जाए यानी डेसिमल दिख जाए तो राइट वाले जीरो भी काउंट करूंगा। यस सर। और अगर ना दिखे ऐसा तो राइट वाले जीरो काउंट नहीं करूंगा। सिंपल सा खेल है यार। तो ध्यान से देख सर, कोई ना तो पॉइंट है ना पीछे से यूनिट है, यानी जो राइट वाला जीरो है ना ये काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये लिख दिया मैंने। सर ना तो कोई पॉइंट है ना पीछे से कोई यूनिट दे रखी है, यानी जो राइट वाले जीरो हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यस सर। सर पॉइंट आ गया, अब राइट वाले जीरो भी काउंट किए जाएंगे। सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोल दूं क्या? यस सर। सर सेंटीमीटर दिख गया, मतलब राइट वाले जीरो भी काउंट किए जाएंगे। सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोल दूं क्या? यस सर। सर पॉइंट दिख गया, मतलब राइट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। यस सर। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोल दूं क्या? यस सर। सर ना तो कोई पॉइंट है ना कोई यूनिट है, मतलब ये जो राइट वाले जीरो है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 होंगे। सर ना तो कोई पॉइंट है ना कोई यूनिट दे रखी है, यानी राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 हुए। यस सर। सर सेंटीमीटर दे दिया यानी यूनिट दे दी, यानी जो राइट वाले जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए सर? 5 हो गए। सर ना तो कोई पॉइंट दे रखा है ना तो कोई यूनिट दे रखी है पीछे से, यानी जो राइट वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 होगा। सिंपल सा खेल है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली सिग्निफिकेंट फिगर में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देख, जो मिडिल वाले जीरो होते हैं ना, जो मिडिल वाले जीरो होते हैं, यानी मिडिल वाले जीरो मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरो, नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जो जीरो होते हैं उनको बोलते हैं मिडिल वाले जीरो। तो मिडिल वाले जो जीरो होंगे वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, तो देख ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब जो बीच वाले जीरो है ना उनमें तो कोई झंझट ही नहीं है, वो हमेशा काउंट करने हैं अपने को सिग्निफिकेंट फिगर में। लेफ्ट वाले जीरो को कभी भी काउंट नहीं करना, और राइट वाले जीरो की कहानी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो रूल नंबर 4 भी तैयार। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो ध्यान से देख, 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, यानी 10 की पावर दिख जाए काट दे, 10 की पावर दिख जाए काट दे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितना है? 1 है। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिर्फ 3 है। 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। ये था अपना रूल नंबर 5। ठीक है, अब जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अदर देन 3? अदर देन 3 मतलब यहां पर ये बोल रहा है ना कि यहां पर 4 ऑप्शन है, तो उनमें से 3 ऑप्शन के पास ना बराबर नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर है। एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट आ रहा होगा रेस्ट 3 ऑप्शन से। तो ध्यान से देख यार, पहले यहां पर अपन देख लेते हैं। तो भाई पॉइंट आ गया, यानी राइट वाला सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा जीरो को। यस सर, यानी ये जीरो भी काउंट किया मैंने। यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। इसकी बात अगर करें अपन तो तीनों की तीनों नॉन जीरो डिजिट है, तो तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए सर? 3 हो गए। यहां पर ध्यान से देख, जो बीच वाले जीरो होते हैं वो तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। यस सर, यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए सर? 5 हो गए। इसकी बात अगर अपन करें सर लेफ्ट वाले जीरो ना, लेफ्ट वाले जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, यानी यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितने हो गए सर? 3 हो गए। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, जेईई मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यूजिंग द रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन। यहां पर देख यार, हालांकि ये छोटे क्लास वाला खेल दे रखा है, छोटे क्लास में हमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाते थे, परंतु यहां पर देख नंबर कितने भयंकर दे रखे हैं इन्होंने, पॉइंट में दे रखे हैं। और उससे खतरनाक चीज ये है कि ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, भाई कैसे कोई टिक मार सकता है? मतलब क्या उसको 2-3 मिनट तक सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तब जाके वो टिक मारेगा क्या यहाँ पर? और नीट में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे भाई क्या वहां पर एक क्वेश्चन को करने के लिए तुम 2-3 मिनट लगाओगे क्या यार? और उसके बाद भी हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि ऑप्शन तो देखे एक बार, ऑप्शन तो देखे एक बार, सारे बराबर ही है यार, सारे लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर तेरे को सिग्निफिकेंट फिगर का खेल स्टार्ट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर का
खेल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा तेरे को। तो ध्यान से देख यहाँ पर क्या करना होता है। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नीट में आ जाए तो क्या करना है, ध्यान से देख, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यहां पर तू सबसे पहले एक ऐसी संख्या ढूंढ, यहां पर टोटल कितनी संख्या है, कितने नंबर है यहां पर टोटल, 1 2 और 3। ठीक है सर। तो सबसे पहले तेरा काम है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसके पास सबसे कम नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ध्यान से देख, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला 0 तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बीच वाला 0 हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4 आ गए सर। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया, 4 आ गए सर। ठीक है, इसकी बात अगर मैं करूं तो लेफ्ट वाला 0 तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 हो गए सर। लेफ्ट वाले 0 तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए सर, 4 हो गए। ठीक है, यानी मैंने ढूंढ दिया सर, एक ऐसी संख्या ढूंढ दी मैंने जिसके पास सबसे कम नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर है। यस सर। तो मेरे भाई बस तुझे इतना ही पता होना चाहिए था। अगर तूने ये ढूंढ लिया ना तो तुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो। सर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ये आ गया आंसर। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहां पर ये जो तेरे को दे रखा है ना कैलकुलेट करने के लिए, यहां पर तेरे को ढूंढना है कि कम से कम सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, और यहां पर जो सबसे कम वाला नंबर आ जाए ना वही यहां पर ऑप्शन में अपने को ढूंढना है। उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर ऑप्शन में ढूंढना है अपने को। यस सर, इसको कैलकुलेट नहीं करना था, इसको यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट से सॉल्व करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर नीट में देखने को मिल जाएगा तो डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आई मेन कहानी। मेन कहानी है भाई यूनिटरी मेथड। भाई अगर तूने यूनिटरी मेथड सीख लिया ना तो मेरे भाई 80% मोल कंसेप्ट का डर खत्म। 80% मोल कंसेप्ट का डर खत्म। 80% मोल कंसेप्ट का डर खत्म हो जाएगा अगर तेरे को यूनिटरी मेथड चलाना आ गया तो। यूनिटरी मेथड चलाना आ गया तो ठीक है। और ये हमको क्लास 6 में पढ़ाया जाता था। जब हम छोटे बच्चे थे ना, टीचर हमको पढ़ाते थे यार यूनिटरी मेथड, और वो हमको पता नहीं था कि एक दिन हम नीट की तैयारी करने जाएंगे, वहां पर यूनिटरी मेथड से एक पूरा चैप्टर हमारा निपट जाएगा, एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे डरावना चैप्टर है यार, आपको खुद पता है। ठीक है, और अगर तेरे को यूनिटरी मेथड आ गया तो भाई विश्वास मान 80% मोल कंसेप्ट का चैप्टर तैयार। ठीक है, तो यहां पर सीखते हैं अपन यूनिटरी मेथड। तो ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है यूनिटरी मेथड, कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूं। मान ले ये क्लास है सर। ठीक है, इसमें 4 बच्चे हैं, इस क्लास में 4 बच्चे हैं सिर्फ। ये टीचर आया, टीचर लेके आया सर कितनी चॉकलेट, 8 चॉकलेट लेके आ गया, 8 चॉकलेट। ये 8 चॉकलेट बढ़ गई किसमें, इन 4 बच्चों में। ठीक है, मतलब टीचर 8 चॉकलेट लेके आया और बच्चे कितने हैं सर, 4 हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आई, एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आई। तो ध्यान से देख यार, हमको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हमको एक ऐसी लाइन बनानी होती है, ऐसे एक एरो बनाना होता है। यस सर, इधर साइड में वो चीज लिखूंगा जो मुझसे पूछी गई है, इधर साइड। आज के बाद ये नोटेशन बना ले यार, पूरे मोल कंसेप्ट में ये करना ही है, ऐसे एरो बनाना है। राइट साइड तेरे को वो चीज लिखनी है जो तुझसे पूछी गई है, वो तुझसे पूछी गई है, हमेशा ऐसे ही करना है तेरे को। ठीक है, मतलब यहां पर वो चीज लिखनी है जो तुझसे पूछी गई है, जो तुझसे पूछी गई है। पहली बात ये तैयार। ठीक है, और दूसरी बात ये तुझे पता होना चाहिए कि जो पहली लाइन अपन लिखते हैं ना, वो लाइन लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो क्वेश्चन में हमको दी रहती है। तो बस 2 चीज अपने को ध्यान रखनी है, राइट साइड में वो लिखूंगा जो मुझसे पूछा गया है, और दूसरी बात पता होनी चाहिए जो पहली लाइन में लिखूंगा वो लाइन मुझे क्वेश्चन में दी रहेगी। यस सर, तो ध्यान से देख। तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में मुझे क्या चीज दे रखी है, 8 चॉकलेट कितने बच्चों में बांटी, 4 बच्चों में बांटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 4 बच्चों में बांटी, कितनी चॉकलेट, 8 चॉकलेट। ठीक है, तो अब पहली लाइन तो मेरी तैयार है कि पहली लाइन में ये लिखूंगा या फिर ये लिखूंगा। अब इनमें से देख, मैंने अभी आपको बोला कि राइट साइड वो चीज लिखनी होती है जो हमसे पूछी गई होती है। हमसे यहां पर क्या पूछी गई थी, टीचर आया, उसने 8 चॉकलेट दी 4 बच्चों को, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी, यानी चॉकलेट निकालनी है।
चॉकलेट निकालनी है, यानी राइट साइड चॉकलेट होनी चाहिए। यस सर, यानी ये वाली लाइन हमने गलत लिख दी, ये गलत लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको सिखा रहा हूँ। यस सर, तो ऐसे तरह को लिखना है। पहली बात ये पता होनी चाहिए कि जो चीज़ निकालनी है वो राइट साइड होनी चाहिए, और पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको दे रखी है क्वेश्चन में। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखी थी क्या? यस सर, कि 4 बच्चे हैं और 8 चॉकलेट हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा था क्या? यस सर, दे रखा था, ठीक है। तो अब क्या करना है तेरे को? कुछ नहीं करना, एक बच्चा लिखना है यहाँ पर, एक बच्चा लिखना है। ये 4 बच्चा था और ये लिख दिया तूने एक बच्चा, और इसको ही बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। और एक बच्चा जैसे तूने लिखा यहाँ पर, तो ये जो 4 है ना वो इस 8 के नीचे आ जाएगा। तो 8 तो वैसे ही लिखा मैंने, 8 के नीचे आ जाएगा 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी एक बच्चे पे कितनी चॉकलेट आ गई? 2 चॉकलेट आ गई। चॉकलेट ही तो निकालनी थी। यस सर, चॉकलेट ही निकालनी थी कि एक बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी। तो आंसर आ गया मेरा 2 चॉकलेट आएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेवल पे ले चले अपन, थोड़ा आगे लेवल पे इस क्वेश्चन को ले चले। ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो अपन 5th 6th क्लास में करते थे यार, ठीक है। तो ध्यान से देख, वापस वही क्वेश्चन है। टीचर 8 चॉकलेट लेके आया, टोटल बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। यस सर, तो तेरे को यहां पर निकालने के लिए बोला हुआ है कि अगर 16 बच्चे होते, अगर 16 बच्चे होते तो हर बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आएगी। अब 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं, ठीक है। तो तुझे वही करना है यार, राइट साइड अपन उस वैल्यू को लिखते हैं जो हमसे पूछी गई है। मतलब क्या निकालना है? चॉकलेट निकालनी है ना। 16 बच्चे के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी, 16 बच्चों के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी, ठीक है। तो राइट साइड अपने को वो लिखना होता है जो हमको निकालनी है, यानी राइट साइड अपने को चॉकलेट के बारे में लिखना है। यस सर, वो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है। सर 4 बच्चे 8 चॉकलेट, 4 बच्चों को 8 चॉकलेट दी गई, ये तो हमको दे रखा था पहले। तो पहली लाइन अपन वही लिखते हैं जो हमको पता रहती है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या यूनिटरी मेथड यूज किया, तो 1 बच्चे के हिस्से कितनी आएगी? 8 अपॉन इस 4 को नीचे भेज दिया, तो 1 बच्चे के हिस्से 2 चॉकलेट आएंगी। फिर निकालना होता है कि कितनों का पूछा हुआ है। सर 16 बच्चों के हिस्से कितनी चॉकलेट आएंगी, यही तो पूछा हुआ था। तो 8/4 मैंने किया इंटू ये 16 से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 8 4 जा 32, यानी जो 16 बच्चे हैं उनको कितनी चॉकलेट देनी पड़ेंगी? 16 चॉकलेट देनी पड़ेगी, सॉरी 32 चॉकलेट देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से अपन यूनिटरी मेथड फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब और मैं आपको समझाता हूं, जैसे कोई बोले कि 1 डजन में 12 अंडे, एक डजन में 12 अंडे होते हैं। यस सर, तो कोई तुझसे बोले कि 1 डजन में अगर 12 अंडे होते हैं तो 4 डजन में कितने अंडे होंगे? 4 डजन में कितने अंडे होंगे? तो ध्यान से देख, सबसे पहले मैंने ऐसी लाइन बनाई। हमको निकालना क्या सर? जो हमको निकालना होता है उसको मैं राइट साइड लिखता हूं। तो हमको अंडे निकालने हैं, 4 डजन में कितने अंडे होंगे, अंडे निकालने हैं ना। तो अंडे को मैंने राइट साइड लिख दिया। और कहां से निकाल रहे हैं अपन? डजन से निकाल रहे हैं। यस सर, ठीक है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दी रहती है। तो क्वेश्चन में हमको कौन सी लाइन दे रखी है? ध्यान से देख, ये दे रखी है कि 1 डजन में 12 अंडे होते हैं। तो हमारा खेल यहीं पर तैयार हो गया। तो पहले से इसमें यूनिटरी मेथड लगा रखा है इन्होंने, तो कुछ नहीं करना अपने को, 4 डजन में निकालना है। तो 4 डजन में कितने हो जाएंगे सर? 12 × 4 कर दे, ये तेरा आ गया आंसर 48। मतलब 4 डजन में कितने अंडे? 12 × 4 कर दे, 48 आ गया, 48x। ये लगाया हमने यूनिटरी मेथड। अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 3 मोल में कितने होंगे? तो ध्यान से देख यार, अगर 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस सर, तो पहली लाइन मैंने लिख दी। पहली लाइन अपन वही लिखते हैं जो अपने को क्वेश्चन में दी रहती है। तो क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस सर, ये क्वेश्चन में दे रखा था। यस सर, मतलब पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको पता रहती है, जो हमको क्वेश्चन में दी रहती है। यस सर। दूसरी बात ये है कि राइट साइड अपन वो चीज लिखते हैं जो हमसे पूछी गई है। हमसे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ही तो पूछे हुए हैं कि 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो मॉलिक्यूल ही पूछे हुए थे, तो मॉलिक्यूल्स ही हमने राइट साइड लिखे हुए हैं। यस सर। तो ध्यान से देख, ये तो ऑलरेडी यूनिटरी मेथड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मोल में निकालना है, तो 1 मोल का पता है, तो 3 मोल में कैसे निकालेगा? 6 × 10⁻23 इंटू 3 कर दे, तो ये क्या आ जाएगा तेरा आंसर? 18 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा खेल है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, ये लिखा हुआ है 2 मोल में 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस सर, ये पहली लाइन अपने को दे रखी है इन्होंने। देन 6 मोल में कितने मॉलिक्यूल?
कितने मॉलिक्यूल मतलब हमसे मॉलिक्यूल पूछ रहा है, यानी ये जो एरो है ना इसके इधर साइड मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया, मतलब मुझे मॉलिक्यूल निकालने हैं। कहाँ से निकालने हैं सर? मोल से निकालने हैं। कहाँ से निकालने हैं? मोल से निकालने हैं। और पहली लाइन में क्या लिखता हूँ जो मुझे दी रहती है क्वेश्चन में, 2 मोल में सर 12 × 10 की पावर 23 होते हैं। 2 मोल में कितने होते हैं? 12 × 10 की पावर 23 होते हैं। ये मुझे दे रखी है क्वेश्चन में। यस सर। तो अब मैं क्या करूँगा, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो एक में निकालूंगा। तो एक में कितना होगा ध्यान से देख, तो ये लिखा मैंने 12 × 10 की पावर 23, और इस 2 को ना नीचे भेज दूंगा सर, ये लिख दिया मैंने नीचे। तो ये तेरा कितना आ गया सर? 2 6 12 होता है, तो 6 × 10 की पावर 23। ये मैंने एक में निकाल दिया। और मुझे कितने में पूछा गया है सर? 6 में पूछा हो गया है। तो 6 मोल में कितना होगा सर? तो ये लिखा मैंने 6 × 10 की पावर 23 इंटू 6 कर दे, तो आंसर कितना आ गया? 36 × 10 की पावर 23। सिंपल सा खेल था। इस तरीके से अपन पूरे मोल कंसेप्ट के चैप्टर में यूनिटरी मेथड को लगाने वाले हैं, और आपको मजा आ जाएगा देख के। जब आप देखोगे ना जिन क्वेश्चन से आप डरते थे वो क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बिना किसी फॉर्मूले से आपके जब सॉल्व होंगे, जब आपको असली मजा आएगा मोल कंसेप्ट का। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख, 8 एप्पल है। ठीक है, 8 एप्पल है। ठीक है, 4 बच्चे हैं। ठीक है सर। देन हाउ मेनी एप्पल फॉर 10 बच्चे? 10 बच्चे के लिए कितने एप्पल? यस सर। तो हाउ मेनी एप्पल मतलब निकालने के हैं सर, एप्पल निकालने हैं। तो राइट साइड में क्या लिखूंगा सर? एप्पल लिखूंगा। ये लिख दिया मैंने एप्पल। कहाँ से निकालने हैं? बच्चों से निकालने हैं। ठीक है, तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको दे रखी है, 4 बच्चे तो 8 एप्पल। तो यूनिटरी मेथड लगा, तो अगर 1 बच्चा होता तो एप्पल कितने हो गए सर? 8/4। और कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो 8/4 इंटू 10 कर दे। 8/4 इंटू 10 कर दे। 4 1 4, 4 2 8, 10 2 20। सिंपल सा खेल है यार। इस तरीके से अपन क्या लगाने वाले हैं? यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख यार, इफ 16 ग्राम में 22.4 लीटर होता है, देन कितने ग्राम में 5.6 लीटर होगा? कितने ग्राम में मतलब ग्राम पूछा हुआ है ना, यानी राइट साइड में क्या लिखूंगा? ग्राम लिखूंगा। कहां से निकाल रहा हूं मैं? लीटर से निकाल रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, तो पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है, 16 ग्राम में 22 लीटर। ठीक है, मतलब 16 ग्राम, और इधर लिख दिया मैंने 22.4 लीटर। ठीक है, तो फिर मैं एक में निकालूंगा, इसको बोलते हैं अपन यूनिटरी मेथड। एक में अगर मैं निकालूंगा तो 16 मैंने लिखा, उसके नीचे भेज दिया मैंने 22.4 को। ठीक है, और हमसे पूछा किस में गया है? 5.6 में पूछा गया है। तो ये लिखा मैंने 5.6 में कितना होगा सर? 16/22.4 इंटू 5.6। तो ये 1 जा होता है, ये 4 जा होता है, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ये तेरा आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से अपन क्या लगाने वाले हैं सर? यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं। और यूनिटरी मेथड अगर तूने लगाना सीख लिया, इसमें अगर तेरी महारत हासिल हो गई, तो ये समझ ले कि 80% तेरा मोल कंसेप्ट तैयार है। मोल कंसेप्ट तेरा 80% तैयार सिर्फ यूनिटरी मेथड से। कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगाना सीख लिया, पूरा खेल मोल कंसेप्ट का तैयार हो जाएगा। ये आपको आगे के लेक्चर्स में पता लग जाएगा। तो ये था आपका मोल कंसेप्ट का पहला लेक्चर। इसमें अभी तक हमको ये बात भी नहीं पता लगी कि मोल होता क्या है। पूरी कहानी कल चलेगी। ये हमने अभी बेस रख दिया। बेस अगर मजबूत होगा ना तो पूरा चैप्टर मजबूत होगा। और होता क्या है, वो सीधा मोल कंसेप्ट से पढ़ा देते हैं। और जो हमारी तरह बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज लड़के, भाई उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो तभी हम बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट बहुत खतरनाक चैप्टर है, क्योंकि बेसिक हमको पता ही नहीं है, बेस हमारा मजबूत है ही नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने बेस मजबूत कर लिया। अब कल के लेक्चर में असली मजा आपको आने वाला है। कल के लेक्चर में मतलब परसों के लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लेक्चर 1 था ये मोल कंसेप्ट का, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 तभी समझ में आएगा जब लेक्चर नंबर 1 समझोगे, लेक्चर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज करके आओगे, तब उतना ज्यादा मजा आपको लेक्चर नंबर 2 में आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अपन परसों लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।